में हम करेंगे चर्चा ऑर्गेनिक खेती के फ़ायदे, यानी कि ऑर्गेनिक खेती के क्या फ़ायदे हैं उसके हैं, इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा करवाएंगे मनोरंजन और इसके साथ साथ करेंगे चर्चा खेती से लगदे और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर। पर इन सबसे पहला आओ करें चर्चा ऑर्गेनिक खेती के फ़ायदों पर। तो इसके साथ ही जैसा कि भाई जाने हैं कि आज विक्रमी संवत 2081 के बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज हम चर्चा कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती के फ़ायदों पर। तो जहाँ तक ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती का सवाल है, तो जैविक खेती को एक कृषि प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सके है जो जानवरों या पौधों के कचरे से प्राप्त जैविक उर्वरकों और कीट नियंत्रण का इस्तेमाल करे है। जैविक खेती वास्तव में रासायनिक कीटनाशकों और सिंथेटिक उर्वरकों के इस्तेमाल से होने वाली पर्यावरणीय पीड़ा के जवाब में के रूप में जो है इसको परिभाषित किया जा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैविक खेती या कृषि की एक प्रणाली है, नई प्रणाली है जो पारिस्थितिकी संतुलन की मरम्मत और रखरखाव और सुधार करे है। तो एक बात आवे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती बड़ी किफ़ायती है और इस खेती में फसलों के रोपण के लिए किसी महंगे उर्वरक, कीटनाशक या फिर हाइब्रिड बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कोई अलग से खर्चा नहीं है। इसके साथ ही इस पर निवेश करेंगे, पैसा लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और सस्ते और स्थानीय इनपुट के इस्तेमाल से किसान निवेश पर अच्छा रिटर्न कमा सके है। दूसरी बात यह है कि इसकी मांग भी अच्छी है। भारत और दुनिया भर में जैविक उत्पादों या ऑर्गेनिक पदार्थों की जो है भारी मांग है, जो निर्यात के जरिए ज़्यादा आय उत्पन्न कर सके हैं, ले सके हैं। पोषण संबंधी जो बात करें तो रासायनिक और उर्वरक इस्तेमाल करने वाले उत्पादों की तुलना में जैविक उत्पाद ज़्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं। और इसके साथ ही बात आवे पर्यावरण की, तो पर्यावरण के अनुकूल है। जैविक उत्पादों की खेती रसायनों और उर्वरकों से जो है मुक्त है और इसलिए ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इसके साथ साथ ये देखा जा है कि जैविक खेती जो है वो दो तरीके से कर सके, एक एकीकृत जैविक खेती के रूप में, दूसरी शुद्ध जैविक खेती के रूप में। जहाँ तक शुद्ध जैविक खेती का बात है तो इसका अर्थ है कि सभी अप्राकृतिक रसायनों से बचना। खेती की इस प्रक्रिया में सारे उर्वरक और कीटनाशक जो है प्राकृतिक संसाधनों जिस तरह के अस्थि भोजन या फिर रक्त भोजन से प्राप्त करे जा सकते हैं। एकीकृत जैविक खेती में पारिस्थितिकी जो आवश्यकताएं हैं और मांगों को पूरा करने के लिए कीट प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन का एकीकरण शामिल हो जाए। और इसी तरह से जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती या फिर जैविक खेती जो है एक वह प्रणाली है जिसमें खेती के लिए जैविक पदार्थों जैसे कि हरी खाद, गाय का गोबर वगैरह का इस्तेमाल किया जा है। और ये बात आ जाए कि ज़रूरत क्यों पड़ी भाई इसकी, तो जैविक खेती की ज़रूरत यूँ पड़ी कि रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता कम होगी। रसायनों के ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है, सतत विकास को बढ़ावा देना है, सस्ती खेती पड़ेगी, खाद्य सुरक्षा के कारण जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करेंगे। और जहाँ तक इसके फ़ायदों की बात करें जो हम चर्चा में कर ही रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो है कि पर्यावरण के अनुकूल है, सतत विकास को बढ़ावा देना है, स्वास्थ्य और स्वादिष्ट भोजन तैयार करे है, सस्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाए, ये जैविक आदानों का इस्तेमाल करे है, अच्छी आय पैदावार उत्पन्न करेगा, निर्यात के जरिए जो है आय उत्पन्न होगी, रोजगार का साधन के रूप में जाना जाएगा। जैविक खेती जो है ज़्यादा श्रम प्रधान है, इसलिए यह ज़्यादा रोजगार पैदा भी करे है। और इसके साथ साथ ही यह देखा जाए है कि जो सबसे बड़ी बात आ जाए है कि अच्छा उच्च पोषण मूल्य है, ज़्यादा लाभ है, रोजगार के अवसर जो हैं वो बहुत ज़्यादा है जैविक खेती के जो हम कर रहे हैं या ऑर्गेनिक खेती हम कर रहे हैं। और देखा भी होगा जगह जगह जो है ये देखा जाए हर चीज़ पर लिख दें, कई जगह तो खाद्य पदार्थों पर ऑर्गेनिक है। तो जांच परख के करें और किसान भाई भी जो है इसको शुद्ध रूप में अपनावें और ऑर्गेनिक खेती का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, क्योंकि उनके खेत की जो मिट्टी की तासीर है वो भी इससे बदलेगी और हमारा आसपास का पर्यावरण भी शुद्ध होगा। और जब ऑर्गेनिक पदार्थों का हम इस्तेमाल करेंगे खाद के रूप में या ह्यूमस के रूप में, तो उससे जो है हमारे मित्र कीट जो हैं धरती के अंदर, खेतों के अंदर, वो सुरक्षित रहेंगे और वो सुरक्षित रहेंगे
तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहेगी, और उसके बरकरार रहने से जो हमारी पैदावार है वह धीरे धीरे हमें शुद्ध पैदावार मिलेगी, और उससे जो है सभी लोगों को फ़ायदा होगा जो भी उन पदार्थों को इस्तेमाल करेंगे। जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि भारत और दुनिया में जो है इनकी जैविक पदार्थों की या ऑर्गेनिक पदार्थों की जो है, जो खेती के पदार्थ हैं उनकी जो है बहुत मांग है, तो उसको बाहर निर्यात करके भी जो है किसान भाई इससे ज़्यादा फ़ायदा ले सके हैं। तो भाइयों, अब करेंगे मनोरंजन पर इस संदेश के बाद। पैसों की है जरूरत, जरूरत, जरूरत। जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना। मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन, जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे, घर बैठे ही हाथ बढ़ाकर नोट भी गिन लोगे, पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें 1800-420-2233। पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी रटते श्याम सबेर तनै, जिन्हें सच्चे मन ते याद किया प्रभु उसकी सुनी तेरे तनै। ऋषि मुनि और ज्ञानी तेरे दर्शन करने आया, तने भाज का कोड़ी भर ली आसन बीच बैठाया, तेरे खान की खातिर प्रभु कुंडल तो फालाया, तने अपने गठड़ी खोल नहीं बड़े आनंद खाया, टूटी छाने माल बनाया, टूटी छाने माल बनाया, कर दिए दूर अंधेरे तने, सच्चे मन ते याद करा प्रभु उसकी सुनी तेरे तने। सबरी बिलड़ी तेरे नाम की हरदम मारा तेरे थी, कद आवे भगवान मेरे वा रोज बवारी फेरे थी, उस कुटिया में फूल तोड़वा चारों तरफ बखेरे थी, कद आवे भगवान मेरे वा रोज बवारी फेरे थी, वो राजी होकर खाए भगवने, राजी होकर खाए भगवने बिलनी के जूठे बेतना, लक्ष्मण जी ने फेंक दिए थे वो भी मंगा लिए फेर तना।
फकीर तना, हम अन के भूखे साधु से कुछ इसी लड़ाई तदबीर तना। मरे शेर को देना होगा लड़के का शरीर तना, मात पिता के हाथों चराया करी बिचो बिचल कीर्तन, मात पिता के हाथों चराया करी बिचो बिचल कीर्तन। उस लड़के ने खा गया भगवन, उस लड़के ने खा गया भगवन, ऐसा छोड़ा शेर तना। 5 मिनट में जिंदा कर दिया कोना लाई शेर तना, ऋषि मुनि और ज्ञानी धनी। कुछ अभिमानी कातने आका मान घटाया था, प्रहलाद भगत के मन में बस का अद्भुत खेल रचाया था। उस बाल के मारने खातिर तत्ता खंभ कराया था, बाल तलक भी ना बिगड़ा जब पहाड़ी ते गिरवाया था, बाल तलक भी ना बिगड़ा जब पहाड़ी ते गिरवाया था। वो सांझ न तड़का बार न बितरे, सांझ न तड़का बार न बितरे, मारा धेड़िया मैं कीर्तना। साधु राम का उसकी ढाला करनी होगी फेर तना, ऋषि मुनि और ज्ञानी धनी रखते श्याम सवेर तना। पैसों की है जरूरत, जरूरत, जरूरत। जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना। मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन, जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे, घर बैठे ही हाथ बढ़ाकर नोट भी गिन लोगे, पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें 1800-420-2233। पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार हॉटमेल के फाउंडर एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया का स्पेशल शो बी क्यूब्ड। अलग अलग फील्ड के दिग्गज एक ही मंच, ब्रेकिंग बाउंड्रीज विद सबीर भाटिया, प्रत्येक शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सेफ्टी का रखें पूरा ध्यान, क्योंकि पीएनजी से नीचे गैस फैलने का नहीं कोई चांस। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 7060004019 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिक्र विद बीपीसीएल पीएनजी। पैसों की है जरूरत, जरूरत, जरूरत। जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना। मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन, जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे, घर बैठे ही हाथ बढ़ाकर नोट भी गिन लोगे, पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें 1800-420-2233। पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। ऋषि मुनि और ज्ञानी, यह तो सुनी भाइयों ने रागनी महेंद्र सिंह सीमार और रामलाल की आवाज में। और भाइयों अब देंगे जानकारी जीवंत लोकतंत्र के महापर्व पे यानी संसदीय चुनाव 2024 के ऊपर।
तो अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से लोकतंत्र का महापर्व के अंतर्गत आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपने अपने सभी श्रोताओं, विशेषकर अपने किसानों से जनहित में अपील जारी कर रहा है कि सभी मतदाताओं जो हैं वो अपील है कि जीवंत और उत्तरदायी लोकतंत्र के लिए भारतीय संसदीय चुनाव 2024 में आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अपने मत के प्रयोग से आप देश में जीवंत लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा सके हैं। आप अपने से जुड़े सभी लोगों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित कर सके हैं। जागरूकता और निर्भीकता के साथ आप अपने सभी नागरिक दायित्वों को पूरा करें और याद भी रखें कि आपका मत है जरूरी। तो आइए करें मतदान, किसान करें मतदान, हम सभी करें मतदान। और इस जानकारी के बाद भाइयों अब देंगे जानकारी दाना और पानी के ऊपर। तो अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से बदलते मौसम और गर्मियों को ध्यान में रखते हुए जल ही जीवन है के अंतर्गत आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपने सभी श्रोताओं, विशेषकर अपने किसानों से जनहित में अपील कर रहा है कि जल को व्यर्थ में ना बर्बाद करें। गर्मियों के दिनों में आप बेजुबान पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें। इसके लिए जो है आप अपने आसपास पानी के अलग अलग स्रोत जैसे पानी के घड़े, मटके, स्कोरे, पानी के कटोरे आदि वगैरह जो है वो रख सके हैं। समय समय पर इनकी सफाई भी जरूर करें जिससे कि पशु पक्षियों जो है बीमार ना पड़े और इनके खाने के लिए भी दाने रखना भी ना भूलें। और इसके साथ साथ भाइयों अब करेंगे चर्चा गन्ना फसल की देखभाल के ऊपर। जैसा आप जाने हैं कि गन्ना फसल जो है अपनी बढ़वार की अवस्था में है और जो समय पे बिजाई किसान भाइयों ने कर ली थी और वो अब जो है अपनी बढ़वार कर रहे हैं और शुरुआती बढ़वार की अवस्था में गन्ने की फसल चल रही है। इसके साथ साथ जो लबेरा गन्ना बोया था वो भी अच्छा जामन लग रहा है और अब जो सही देखभाल कर रहे हैं किसान भाई वो अपनी बढ़वार कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुंडा गन्ना जिन किसान भाइयों के पास था वो थोड़ा सा अगेता चल पड़ा है तो और वो तेज़ी से बढ़वार करे है। और गन्ना जो है हमारे देश की एक नकदी फसल है तो शुरू से लेकर आखिर तक जो है इसका ध्यान रखना पड़ा है क्योंकि कई प्रकार के रोगों का सामना जो है इसको करना पड़ सके है और जिसके कारण गन्ने की पैदावार में गिरावट भी आवा है, बल्कि जो उसके रस की गुणवत्ता है उस पर भी असर पड़ा है, जिसके कारण चीनी की जो प्रतिशत की मात्रा है, मिट्ठे का अंश जो है उसमें भी गिरावट आ जाए। तो सही समय पर सही देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा आप जानें कि आजकल गर्मी पड़ रही है और मौसम के अनुसार तापमान के उतार चढ़ाव के अनुसार जो है हल्की सिंचाई खेत में ज़रूर करें। और उसके साथ साथ जैसे देख रहे हैं कि मौसमी खरपतवार जो हैं जैसी सिंचाई और ख़ास करके आजकल के गर्मियों के दिनों के खरपतवार जो है तेज़ी से बढ़वार करें हैं तो नड़ाई गुड़ाई का भी ध्यान रखें। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़े तो गन्ने के खेतों में कसोले से या कसी से या कई किसान भाई रीजर के ज़रिए भी जो है उसमें से काटते हैं तो उसके ज़रिए भी जो है किसान भाई ट्रैक्टर वगैरह चला दें या हल भी चला दें, उसमें दोहरा काम हो जाए, मट्टी भी चढ़ जाए और खरपतवार भी निकल जाए। पर बेहतर रहेगा कि इन दिनों में जो खुरपी से जो नड़ाई गुड़ाई करी जाए और खरपतवार निकाले जाए तो वो सबसे बेहतर माने जाए। इसके साथ साथ थोड़ा ध्यान रखें कि कई बार जो आगे देखें तो कुछ तरह के रोग जो आ जाए हैं उसमें जैसे सूखा रोग है, उखेड़ा है, तो ये रोग जो है सिफेलोस्पोरियस जो सैकराई जो फफूंद है उसके जरिए फैला है, जिसके कारण गन्ने के जमाव पर बुरा असर पड़ा है। और इस रोग के लक्षण जो है 4 से 5 महीनों के पौधों पर आगे चल कर दिखाई देंगे और जो इससे ग्रसित गन्ने में पत्तों का जो ऊपर की तरफ से जो है पीला पड़ना, सूखना दिखने लग जाए और बाद में देखेंगे कि अगोड़ा भी सूख जाए और पौधा मर जाए। तो रोगग्रस्त गन्ने के लंबाई में चिरेंगे तो अंदर से देखने में गुलाबी और लाल रंग का जो है वो दिखाई देगा। तो रोगग्रस्त गन्नों में जो है वो सड़ी हुई मछली जैसी गंध सी आने लग जाए तो उसका ध्यान रखें। तो इसका मतलब उस पर सूखा और उखेड़ा रोग जो है उसका असर पड़ रहा है। तो इसमें जो है स्वस्थ रोग रहित बीज का चुनाव करें, यही इसकी पहचान है। जो थोड़ा कई बाई जो है थोड़ा पछेता बिजाई करें गन्ने की जो कोई आजकल कर रहा है तो इस बात का ध्यान लेकर जरूर चले। और इसके साथ साथ रोगग्रस्त खेतों में 3 साल का फसल चक्र जरूर अपनावें। कम से कम एक बार ढैचे की बिजाई उस खेत में जरूर करें। रोगी पौधे को उखाड़ कर जो है जड़ा के नष्ट कर दे। और ऐसी सी ही समस्या सूखा रोग और उखेड़ा रोग जैसी समस्या जो है लाल सड़न रोग के साथ भी आ जाए। और इसके अंदर देखा जाए इसकी वजह से जो है काफ़ी मात्रा में गन्ने की पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित हुआ है। इस रोग के लक्षण भी जो है या तो बरसात के शुरू में दिखाई देंगे या फिर आगे खड़ी फसल जब हो जाएगी, बंधाई चल रही होगी, उन दिनों में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो ग्रसित पौधों का तीसरा या चौथा पत्ता किनारों से सूखने लग जाएगा
और आखिर पूरा जो उसका गोला है वो सूख जाएगा और नष्ट हो जाएगा, गन्ने पीले पड़ जाएंगे और अब पिचक से जाएंगे और उस पर कड़े धब्बे से पड़ जाएंगे। पड़ के देखेंगे तो अंदर से गुद्दा लाल दिखाई देगा, सूंघने पे जो है दुर्गंध सी उसमें से आवेगी। तो ऐसे इसके लिए भी जो खेती बिजाई कर रहे हैं तो स्वस्थ रोग रहित बीजों का चुनाव करें। रोग रोधी किस्म जिस तरह COH 767, COH 110 और COH 119 की बिजाई कर सके हैं। खड़ी हुई फसल में ग्रसित पौधों को जड़ से निकालें और उनको जलाकर नष्ट कर दें। और ग्रसित जो जिस पर प्रभाव है इसका, ग्रसित फसल की मुंडी फसल ना लें जो किसी खेत में पिछली बार ज़्यादा था तो इनका उसने बदल दें। और बीज के लिए भी जो है साफ स्वस्थ बीज जो है वो इस्तेमाल करें। इसी तरह एक रोग आ जाए स्मट या फिर कंडुआ, उसका भी प्रभाव काफ़ी देखा जा है। तो इस रोग से ग्रसित गन्नों में लक्षण जो हैं वो आजकल के दिनों से लेकर जून के महीने तक दिखाई देंगे, फिर दोबारा उभरेंगे, फिर अक्टूबर से लेकर नवंबर में दिखाई देंगे। तो बीच बीच में ये रोग जो है फसल पर आवा है। तो आजकल के दिनों में इसका खास ध्यान रखें और इसके लक्षण पहचानें। इस रोग के पौधे बौने हो जाएंगे। रोगग्रसित पौधे के शीर्ष भाग में एक पतली लंबी काली चाबुकनुमा दुम सी निकल जाएगी जो शुरू में एक रंग विहीन पारदर्शी झिल्ली से ढकी रहेगी। झिल्ली के फटते ही ये जीवाणु हवा में फैल जाएंगे। रोगी पौधों से निकलने वाली पत्तियां धीरे धीरे पतली और नुकीली हो जाएंगी और सामान्य से ज़्यादा दूरी पर निकलेंगी और कुछ समय के बाद इनमें काली दुम सी निकलने लग जाएगी। तो वही बात है, इसकी रोकथाम के लिए एक तो स्वस्थ बीज का चयन करें, चुनाव करें। रोग रोधी किस्म COS 7717, CO 1148 का इस्तेमाल करें क्योंकि इन किस्मों पर इस बीमारी का प्रकोप, समट वगैरह या कंडुआ का प्रकोप जो है नहीं देखा गया। बीज को उपचारित करके बोएं। गन्ने की पोरियों को मैंकोजेब यानी डाइथेन M45 के 0.25% घोल से उपचारित करें और उसके बाद जो है इनको आगे खेत में बोएं। और जो रोगग्रसित पौधा है खेत है उसके पौधों की जो है मुंडी फसल ना लें। इसके अलावा गसेला रोग आ जाए, ग्रासी शूट रोग भी कहते हैं। इस रोग का माइक्रोप्लाज्मा जो है वो देखा जा है और उसके साथ साथ जो है गसेला रोग की वजह से गन्ने की पैदावार और शक्कर की मात्रा जो है इसमें कमी आ जाएगी और इससे जो आप देखेंगे कि फसल जो है दबी हुई सी महसूस देगी और दबी हुई सी महसूस देगी तो इसका मतलब कि बढ़वार अच्छी नहीं कर रही है और उस पर जो है इसका चिपा रहा है, गसेला रोग का जो है असर आ रहा है और इस पर जो चिप्पा या एफिड का भी जो है असर हो सका है। इसने चिप्पा कहते हैं, उन कीटों का भी प्रकोप हो सका और पौधा घास की तरह हो जाएगा, बढ़वार नहीं करने का, जो सीधा पोरियाँ चले हैं और इससे पत्ते पीले पड़ जाएंगे, कम चौड़े रहेंगे, छोटे रहेंगे, हरेपन के बिना रहेंगे और दबाव महसूस कर रही है फसल, बढ़वार नहीं हो रही है, कम मोटाई के रह जाएंगे, झाड़ी सी बन जाएगी वहाँ से। तो इसके लिए भी स्वस्थ रोग रहित बीज का चुनाव करें। बीज को नरम गरम 54 डिग्री सेल्सियस हवा से 4 घंटे तक उपचारित करें और जहाँ तक बीमार पौधे हैं उनको निकाल कर नष्ट कर दें जो शुरुआती अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है आप अपने गन्ने की फसल का ध्यान रख सके हैं और जो कोई इन रोगों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समय पर उनका प्रबंध करें, उनकी रोकथाम का प्रबंध जरूर करें। तो भाइयों, यह तो करिए हमने चर्चा गन्ना फसल की देखभाल पर और देंगे जानकारी मौसम की। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 23 डिग्री सेल्सियस, हवा की गति रही 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा रहेगी नई फसल नई उमंग के तहत हरे चारे के लिए संकर हाथी घास की बिजाई पर और जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती की विधियाँ क्या क्या हैं, इसके ऊपर जो है जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ साथ जहाँ तक आज की नसीहत के सवाल है तो उसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे नींबू वर्गीय बागों की देखभाल पर कि नींबू वर्गीय बाग जो हैं उनकी किस तरह से देखभाल कर सके हैं और किस तरह से उनसे भी किसान भाई बागवानी के रूप में एक अच्छी पैदावार ले सके हैं। तो जहाँ तक नींबू वर्गीय बागों की बात है, नींबू जाति के फलों की बात है जो किसान भाइयों ने लगा रखे हैं, जिसमें मौसमी, संतरा, माल्टा, नींबू, कीनू, ग्रेप फ्रूट, मीठा वगैरह जो हैं या मीठा नींबू भी कहते हैं इसने, इनकी खेती जो कर रहे हैं तो उनकी देखभाल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारे जो हमने नाम लिए हैं ये सारे हमारे
प्रांत में भी इनकी खेती करी जा सके है, जो थोड़ा सा ध्यान किसान भाई इसकी तरफ दे। और जिन किसान भाइयों के पास ये बाग हैं तो वो जो है समय समय पे इनकी देखभाल जरूर करें। जैसा हमने जिक्र कराया था कि आजकल जो है गर्मी का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा हल्का सा मौसम का कभी कभी उतार चढ़ाव हो जाए, तो गर्मी को देखते हुए हल्की सिंचाई जो है खेतों में ज़रूर करें, जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो है नड़ाई गुड़ाई भी जरूर करें पौधों की, बागों की। जो खरपतवार है बागों में वैसे ही ना फैले ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उनकी बढ़वार पर असर पड़े। और जो नड़ाई गुड़ाई करते रहेंगे तो पौधे भी जो है अच्छे से बढ़वार करेंगे, और पौधे अच्छे से बढ़वार करेंगे तो भाइयों ने जो है उसकी पैदावार अच्छी मिलेगी, बेहतर मिलेगी। और ख़ास करके इन दिनों में जिन किसान भाइयों ने पिछले साल जो बाग लगाए थे सदाबहार पौधों के या फिर नींबू जाति के बाग लगाए थे, और वो अब लगभग 1 साल के करीब होने जा रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा गर्मी से भी बचाव रखा जाएगा, यानी लू से भी बचाना पड़ेगा। अगले महीने में जो है तेज़ गर्मी पड़नी शुरू हो जाए, तो अभी से उसका भी प्रबंध रखें, ध्यान रखें कि उसकी जड़ों के आसपास जो है गोबर की गली सड़ी खाद जो है रेत में मिला कर, घोल मिला कर वो भी जो है उनके थड़ों में पा दें, जिससे कि जो पौधे की जड़ों के आसपास गर्मी के कारण टेढ़ा पट जाए, दरारा पट जाए, तो उनके अंदर वह गोबर की घोल जो है भर जाएगा, और उससे जो नाजुक जड़ें हैं उसके ऊपर गर्मी का प्रभाव नहीं होने का, और पौधे हमारे अच्छे से बढ़वार करते रहेंगे, और नमी को धारण करने की क्षमता भी उस गोबर की खाद में ज़्यादा रहेगी। बेहतर रहेगा कि कच्ची गोबर को ना डालें, कि गली सड़ी गोबर की तैयार खाद डालें, तो वो बेहतर रहेगा। और जो तैयार गला सड़ा गोबर की खाद नहीं है, ताज़ा गोबर डाल रहे हैं, तो उसके अंदर जो क्लोरोपाइरीफास दीमक की रोकथाम के लिए जो दवा हम इस्तेमाल करें उसका घोल जो है उसके अंदर जरूर डाल दें, जिससे कि दीमक लगने की संभावना ना हो। इसके साथ साथ जहाँ तक देखा जा रहा है कि कई तरह के कीट पतंगे भी जो है आजकल के दिनों में नुकसान पहुँचा दे हैं, तो इसमें आ जाए नींबू का सिल्ला। नींबू जाति के सभी फलों पर जो है इसका असर देखा जाए, और प्रमुख कीट है, पूरे साल सक्रिय रहे, मार्च अप्रैल जुलाई तक, और फिर सितंबर से लेकर आगे तक नुकसान ज़्यादा पहुँचा होगा। इस कीट के गोल, चपटे, नारंगी, पीले रंग के शिशु, भूरे रंग के प्रौढ़, पत्तों पर, नई कोपड़ों पर, टहनियों पर, हर जगह जो इसका असर पड़ेगा और पत्ते पीले पड़ जाएंगे, और फलों की पैदावार गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। माल्टा नींबू पे इस कीट का प्रकोप ज़्यादा होगा। 10 से 35 दिन में विकसित होकर प्रौढ़ बनकर 2-6 महीने तक जीवित रहेंगे, और साल भर जो है 8-10 पीढ़ियाँ पूरी करेंगे, और साल भर नुकसान पौधों को पहुँचाएंगे। तो इसके लक्षण देखते ही इनकी रोकथाम करें, और इस कीट की रोकथाम के लिए 625 मिलीलीटर जो दवाई है 30 सीसी, जिसमें डाइमेथोएट उसका जो रोगोर के नाम से भी जानी जाए, या मोनोक्रोटोफास का भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार नींबू का सुरंगी कीट या लीफ माइनर भी जो है, जो पत्तों में बारीक टेढ़ी मेढ़ी लाइना सी बना दे है, और उसका प्रभाव पड़ा है, और अंदर से अंदर हरे पदार्थ को खा जाए, और इससे उनकी बढ़वार रुक जाए। इसकी भी साल भर में 12 पीढ़ियाँ तैयार हो जाएँ, जो कि नींबू के पौधों को जो फरवरी, मार्च, मई, अप्रैल तक, या फिर न्यू गैलो आगे अक्टूबर में जाकर नुकसान ज़्यादा पहुँचाएंगे। तो आजकल के दिनों में भी नुकसान पहुँचा सके है। तो इसकी रोकथाम के लिए भी जैसा अभी हम जिक्र कर रहे थे, तो 625 मिलीलीटर डाइमेथोएट 30 सीसी जो कि रोकोर के नाम से जानी जा है, या 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास ने 500 लीटर पानी में घोल तैयार करके इसका छिड़काव कर सके हैं। और इसी के साथ हमारे अन्नदाता कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।